नमस्कार स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों की बात हुई थी कि भाई बजट क्या होता है। बजट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। मैंने आपको ये बताया कि कोई भी गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई बजट में रिसिप्ट्स क्या क्या है, ठीक है, कि बजट में पैसा आता कहाँ से। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि बजट में पैसा जाता कहाँ पे। दैट मीन्स वी विल टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ बजट, ठीक है। यानी कि अब हम बात करेंगे बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बजट एक्सपेंडिचर को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तो हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोला जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट का जस्ट अपोजिट। कि मैंने कहा विच डज नॉट decrease liability, second which does not create assets, ठीक है। ऐसा एक्सपेंडिचर सरकार का जो ना तो लाइबिलिटी को कम करता है और ना असेट्स को बढ़ाता है, उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जब हम एग्जांपल लेने जाते हैं तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंडिचर, फिर एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस और डिफेंस, expenditure on interest payment, expenditure on grants, expenditure on subsidies, etc. ये वो एक्सपेंडिचर है जो ना तो आपके असेट्स को बढ़ाते हैं ना आपकी लायबिलिटीज को कम करते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? नंबर ए, which decrease liability, and second which create assets, ठीक है। यानी कि ऐसा सरकार का एक्सपेंडिचर जो असेट्स क्रिएट करता है और लायबिलिटी को डिक्रीज करता है, उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके एग्जांपल लेने जाएंगे तो मैंने कहा भाई एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पेमेंट ऑफ या रीपेमेंट ऑफ लोन्स ऑफ लोन्स, ये सारे एक्सपेंडिचर वो हैं जो या तो क्या कर रहे हैं? आपके एसेट्स बिल्डिंग कर रहे हैं या आपकी लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। इसलिए इन एक्सपेंडिचर्स को हम क्या मानेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास हमने कहा कि बजट में पैसा आता कहां से? इस क्लास में हमने कहा बजट में पैसा जाता है। तो बजट में पैसा दो तरीके से जाता है, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में जाता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो ना तो आपके असेट्स को बढ़ाता है ना आपकी लायबिलिटी को कम करता है। इसके एग्जांपल्स मैंने लिए हैं एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन,
एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस और डिफेंस, एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ग्रांट्स, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। ठीक है, ये सारे ऐसे एक्सपेंडिचर है ना तो लायबिलिटी को कम करेंगे ना आपके असेट्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, इधर चले तो हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने कहा कि भाई या तो असेट्स को बढ़ाए या लायबिलिटी को कम करे, ऐसा एक्सपेंडिचर क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो इसके जब हम एग्जांपल लें तो मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, रोड बना रहे हो, हाईवे बना रहे हो, कम्युनिकेशन सर्विसेज डेवलप कर रहे हो, अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट्स बिल्ड कर रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन में असेट्स बिल्डिंग हो रही है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, रीपेमेंट ऑफ लोन हमारी लायबिलिटीज कम होती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा खर्चा क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसके अलावा मेनली बजट में इस तरीके का एक्सपेंडिचर होता है। फिर दूसरा तरीका और भी होता है बजट को के एक्सपेंडिचर्स को डिफाइन करने का। ठीक है, ये तो हम रेवेन्यू और कैपिटल के बेस पर करते हैं। दूसरा तरीका हमारा होता है प्लानिंग। प्लानिंग के बेस पर हम बजट के एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक विच इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखिए, हमारी जैसी कंट्री के अंदर हम प्लानिंग प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। हम 5 इयर्स प्लान बनाते थे, आजकल पॉलिसी कमीशन जो है आपका नीति आयोग है वो 4 साल की 3 साल के प्लान बनाता है। तो इन प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जब हम प्लानिंग प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हम सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं। ठीक है, कि भाई इतने साल तक हमें एजुकेशन का लेवल ये बढ़ाना है, कि इतने साल तक हमें यहाँ तक जाकर के हमें लिटरेसी इतनी लेके जानी है, कि या और कोई भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो व्हाटएवर ऑब्जेक्ट जो आपने प्लानिंग प्रोसेस में ले रखे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए जो खर्चा सरकार करती है वो सरकार पैसा क्या कहलाता है, प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, और अदर देन प्लान जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि भाई अब तो युद्ध हो गया, मान लिया इंडिया पाकिस्तान लड़ मरे, इंडिया चाइना लड़ मरे, तो उस केस में सरकार को खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, उस वॉर मैनेजमेंट में सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा। या मान लिया अर्थक्वेक आ गया या और कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ हो गया, कोई अनसर्टेन एक्टिविटी हो गई, अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी हो गई, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा ना सरकार को। तो उसको मैनेज करने के लिए सरकार खर्चा करेगी, जैसे कोविड के टाइम पे अभी सरकार करेगी। अब क्या सरकार ने उसको प्लान कर रखा है क्या, कि पहले हम पाकिस्तान से मुंड फोड़ेंगे फिर हम उसके खर्चा करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं किया। हो गया, सर्कमस्टांसेस थे, हो गया, अब इसका मैनेजमेंट करने के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या कहलाता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरा बजट का एक्सपेंडिचर दिखाने का तरीका होता है विच इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट अगेन ये दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है। और दूसरा होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, जिस एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, इकोनॉमी में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज प्रमोट होती है, उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे मान लिया सरकार ने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस खोले, सरकार ने कॉलेजेस खोले, सरकार ने IITs खोली, सरकार ने हाईवे बनवाए, सरकार ने पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, तो इन सारी चीजों से इकोनॉमी में जो ग्रोथ प्रोसेस है उसको बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी। तो इस तरह का एक्सपेंडिचर तो क्या कहलाएगा, आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और जिससे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है इकोनॉमी में, केवल सरकार की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, उस तरह का एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे मान लिया लोग, सरकार ने घोषणा कर दी साहब हर बेरोजगार को हम तो 3-3 हज़ार रुपए देंगे, तो इससे काय का डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, सरकार की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इकोनॉमी में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। तो इस तरह का एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा, आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, तो मैंने 3 तरह की कैटेगरीज आपको पब्लिक सरकार के एक्सपेंडिचर में बताई। सबसे पहले मैंने बताया
रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी, दूसरा तरीका हमने डिफाइन करने का बताया प्लानिंग के बेस पर, तो मैंने कहा प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। और तीसरा हम लोगों ने बात करी किस पे, डेवलपमेंट के बेस पर, तो पहला डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया। अब ये तो बात रही बजट के एक्सपेंडिचर, इसके बाद बात आती है कि बजट होता कितने तरह का है, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट ठीक है कि बजट के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखिए बजट 3 तरह का बजट होता है। पहला बजट होता है सरप्लस बजट, दूसरा होता है बैलेंस बजट और तीसरा होता है डेफिसिट। जिस बजट में रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर से ज्यादा, उस बजट को क्या बोला जाता है, सरप्लस। द बजट इन विच एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, दैट बजट इज नोन एज सरप्लस। तो इसके अंदर क्या हो गया, एक्सपेक्टेड जो रिसिप्ट्स हैं वो ज्यादा होंगी किससे, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो जिस बजट में एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स तो हो ज्यादा और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हो कम, उस बजट को हम क्या बोलते हैं, उस बजट को बोलते हैं आपका सरप्लस बजट, ठीक है। सरप्लस बजट कब बनाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिए चलिए, सरप्लस बजट इकोनॉमी में तब बनाया जाता है जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, ठीक है, जब इकोनॉमी में तेजी की स्थिति होती है तब सरप्लस बजट को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है बैलेंस बजट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिस बजट में एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स बराबर होती है किसके, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के, उस बजट को क्या बोला जाता है, आपका सरप्लस बजट, सॉरी बैलेंस बजट, ठीक है। तीसरा डेफिसिट का, तो डेफिसिट का बजट क्या होगा, जिसमें एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स तो हो कम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हो ज्यादा, उस बजट को क्या बोला जाता है, आपके डेफिसिट का बजट बोला जाता है। हमेशा ध्यान रखते चलिएगा, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो या तो सरप्लस का बजट बनाया जाता है या बैलेंस बजट बनाया जाता है, उस सूरत में डेफिसिट का बजट कभी भी प्रेफर नहीं किया जाता। और अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी सिचुएशंस है, यानी कि इकोनॉमी मंदी की तरफ जा रही है या रिसेशन की तरफ जा रही है, तो उस परिस्थिति में आपका कौन सा बजट प्रेफरेबल माना जाता है, डेफिसिट का बजट। तो आपके सामने एक समस्या आएगी यार, आपके सब दिमाग में सवाल आएगा यार, रिसिप्ट्स कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखा रहे, तो भाई ये पैसा आएगा कहां से। तो एक्चुअली बजट के अंदर जो डेफिसिट होता है उसको पूरा करने के लिए सरकार दो काम करती है, या तो सरकार नई करेंसी छापती है, नई मनी इंट्रोड्यूस करती है, और या सरकार लोन, ठीक है, जितना बजट का डेफिसिट है उतना लोन करता है। ये दोनों ही प्रोसेस क्या कहलाते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बड़ा अजीब सा नाम देते हैं, हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्तीय व्यवस्था, उसको छोड़ो आप, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाती है। अब आपसे कई बार कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, 1 नंबर में या 2 नंबर में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सिंपल सी बात यह है कि बजट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार या तो नई करेंसी इंट्रोड्यूस करती है या क्या लेती है, लोन लेती है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाता है, ठीक है। समझ आ गई बात। तो अगला मामला हो गया आपका बजट में डेफिसिट, डेफिसिट का बजट क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा बजट कब बनाया जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो या तो सरप्लस का बजट बनेगा या बैलेंस का बजट बनेगा, और अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी सिचुएशन है तो हम कौन सा बजट बनाएंगे, घाटे का बजट या डेफिसिट का बजट, ठीक है। ये हो गए आपके बजट के डेफिसिट।
सॉरी टाइप्स ऑफ बजट। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर हम लोग बात करने वाले हैं इन बजट में डेफिसिट कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के बजट में डेफिसिट। तो बेसिकली हम बजट में 4 तरह के डेफिसिट्स की बात करते हैं, ठीक है। पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है बजट डेफिसिट, तीसरा होता है फिस्कल डेफिसिट और चौथा होता है प्राइमरी डेफिसिट। हम एक एक को लेते चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात मैंने कही रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीव्स इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। या सिंपल सी लैंग्वेज में समझना चाहें तो द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच का अंतर, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, उसको क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब रेवेन्यू डेफिसिट इज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। कब, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है। एक बात, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। फिर दूसरी बात आती है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट तो वही तरीका, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स व्हेन बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसिप्ट। बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसिप्ट्स के बीच का अंतर, जबकि बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है और बजट रिसिप्ट्स कम है, उसको हम क्या बोलेंगे, बजट डेफिसिट बोला जाएगा। तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट, कब, जबकि बजट एक्सपेंडिचर तो ज्यादा है और बजट रिसिप्ट कम है, इसको क्या बोला जाएगा, बजट डेफिसिट। ठीक है। तीसरी बात, फिस्कल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। इनकी कुल खर्चे में से कुल रिसिप्ट्स को घटा दिया जाए, किसको छोड़कर, बोरोइंग्स को छोड़कर, तो जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन कभी करनी पड़े, जनरली नहीं करनी पड़ती है, लेकिन करनी पड़ जाए तो ध्यान रखिएगा, बजट फिस्कल डेफिसिट हमेशा बोरोइंग्स के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। और लास्ट डेफिसिट होता है प्राइमरी डेफिसिट। अगला है इसका चौथा, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया जाए तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है। क्या कह रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इज व्हाट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, कि फिस्कल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया जाए तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। तो ऐसे करके इकोनॉमी में 4 तरह के आपके डेफिसिट्स होते हैं। अब इन चारों में से कोई आपसे ये पूछे कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट का कंसेप्ट कौन सा, तो हमेशा याद रख के चलिएगा, फिस्कल डेफिसिट का जो कंसेप्ट होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिसिट कंसेप्ट एज फार एज बजट इज कंसर्न। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको ध्यान है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो ऑलवेज बोरोइंग्स के बराबर होता है। तो एक्चुअली
सेकेंडरी आपकी इकोनॉमी पर बोरोइंग का बर्डन कितना है, ये सबसे ज्यादा अच्छा तरीके से किससे पता लगता है, आपका फिजिकल डेफिसिट से पता लगता है। इसलिए फिजिकल डेफिसिट का जो कंसेप्ट है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है आउट ऑफ द 4 डेफिसिट्स इन बजट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई बजट में खर्चा क्या क्या होता है, बजट में के टाइप्स कौन कौन से हैं और बजट के डेफिसिट्स कौन कौन से। इसका जो बजट का रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। इसको बहुत अच्छे से बहुत आराम से पढ़िएगा, क्योंकि एक 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें से 100% आएगा, सीबीएसई में हो चाहे आरबीएसई में। ठीक है, अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट हो यू कैन टॉक टू मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट लेके पढ़िए और पूरा देखिए, पूरा वीडियो को आराम से देखिए। और जिन लोगों ने भी अगर अभी तक भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।